नाउ चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। इससे पिछला चैप्टर हमारा प्लानिंग, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजिंग। सो प्लानिंग में के जितने भी प्रोसेस थे उसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीटेड थी कि आप फ्यूचर के बेस पे अजम्पशन करो एंड अजम्पशन के बेसिस पे आप कुछ अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। नाउ फर्दर इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा कि प्लानिंग के बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए आप हमेशा एक प्रोसेस का हेल्प लोगे जिसका नाम होगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मेन हमने पिछली क्लास में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इसके स्टेप्स प्रोसेस पढ़े, ठीक है। इसके प्रोसेस पढ़े थे, प्रोसेस स्टेप्स। नाउ आज की क्लास में इसका हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट लाइन में लिखता है ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमंग वर्कफोर्स। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमैटिक एलोकेशन होना चाहिए जॉब्स का, काम का, अमंग द वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स है उसका एक सिस्टमैटिक एलोकेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ेंगे। बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड adaptation to change, effective administration, expansion and growth and development of personnel। now one by one हम इनको समझते हैं, ठीक है। now benefit in specialization, every individual is assigned to a part of total work। हर इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल मीन्स एम्प्लॉय, इंडिविजुअल मीन्स एम्प्लॉय। सो कह रहा है एवरी इंडिविजुअल असाइंड, मतलब उसको कुछ काम बताए हैं, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क के कुछ पार्ट्स सबको दिए गए हैं, कुछ ना कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल को असाइन किया गया है, काम दिया गया है, ठीक है, कुछ ना कुछ काम दिया है एक पूरे काम का, ठीक है। टोटल वर्क का कुछ ना कुछ सबको काम मिलता है। नाउ एंड नॉट द होल टास्क, पूरा होल टास्क नहीं दिया जाता, ठीक है। हम किसी को टोटल वर्क नहीं देते हैं, पूरा का पूरा काम की एक ही इंडिविजुअल करे। हम क्या करते हैं, उस टोटल वर्क का, होल टास्क का एक पार्ट दे देते हैं। नाउ ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट, जब हम क्या करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में काम को बांट लेते हैं, असाइनमेंट ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टास्क allows a worker gain experience in that area and lead to a specialization। तो ठीक है, कह रहा है कि भाई आप काम जो दो, पूरे काम का कुछ ना कुछ पार्ट लोगों में बांट दो, एज होल वर्क किसी को मत दो। बोला ड्यू टू दिस डिवीजन, ये जो आप काम बांट रहे हो स्मॉलर यूनिट में, असाइन कर रहे हो यूनिट्स में, काम को बांट के दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू, कैसे, अकॉर्डिंग टू उनकी क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे, उनके जो वो उस काम को रिपीटेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं उसके ग्राउंड पे,
ठीक है, वो जो काम को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ पर्टिकुलर टास्क, उसके वजह से क्या होता है, उनको उस काम में एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और उसके वजह से क्या होता है, उनको स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, मैं अब इसका पॉइंट का मतलब कह रहा था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जब आप पूरे काम का किसी को एक टुकड़ा देते हो करने के लिए, पूरा काम नहीं देते, लोगों को वर्क को डिवाइड करके रखते हो, डिवीज़न करके रखते हो, यूनिट्स करके, ठीक है, उनको उनकी क्वालिफिकेशन के काम के हिसाब से काम दिया था, उनको वही काम बार बार करना पड़ता है, तो इस वजह से स्पेशलाइजेशन मिलती है हमें काम में। इसका कहने का मतलब ये बनता है, ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये बनता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इस काम की वजह से होता क्या है भाई। जब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उनको सारा काम एक ही पे बर्डन नहीं डालेंगे, काम बांट के रखेंगे, उनको काम जो देंगे उनकी क्वालिफिकेशन और रिपीटेटिवनेस की वजह से देंगे, तो जब यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, क्वालिफिकेशन की वजह से काम दिया जाएगा, वो उस काम को रिपीटेटिवली परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन के होगा काम उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। Organization clearly defines what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals, managers। कह रहा है जब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंगली वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उनको अथॉरिटी हम डिवाइड करते हैं, अथॉरिटी बांट के रखते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली बताती है कि उनकी कितनी ताकत है, व्हाट ऑल क्या क्या ताकत है, हाउ मच कितनी है, पावर या अथॉरिटी जिसको वो इंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट मैनेजर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन करता है, बताता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू कि किस मैनेजर की, किस इंडिविजुअल की कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है उनके पास। नाउ ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू हुम ही कैन गिव ऑर्डर। कह रहा हर मैनेजर को पता होता है क्लियरली कि किसको वो काम दे सकते हैं, फ्रॉम हुम ही हैज़ टू रिसीव द ऑर्डर, और नहीं पता होता किससे काम ले सकते हैं। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन इन क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। कह रहा है सब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो क्लियरली डिफाइंड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर इन दोनों के रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग हायरार्की ऑर्डर एंड रिमूव्स एम्बिग्यूटी इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ड्यूटीज़। बोले जब उनके सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है, क्लियर होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक हायरार्की तैयार होती है। हायरार्की मतलब जो ऐसे मैं बताता हूँ आपको, टॉप मिडिल लोअर, तो एक हायरार्की तैयार होती है। ठीक है, एक हायरार्की ऑर्डर की, ऊपर वाला बीच को बताएगा, बीच वाला नीचे बताएगा, और किसी तरह की एम्बिग्यूटी मतलब किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता जब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के वजह से ही जो यूजेस है मटेरियल का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, उनका अच्छा यूज़ होता है, प्रॉपर यूज़ होता है। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। कह रहा ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है कि काम का डुप्लीकेशन नहीं होता। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि यही काम मैं करने लगा हूँ, वही काम तुम करने लगे हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, चीज़ों की बर्बादी ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हम इससे भी बच जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की बहुत कम चांसेस होते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क
बिकॉज क्योंकि जॉब असाइंड किए जाते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। कैसे? उनको क्लियरली डिफाइन करके जॉब को और जॉब के डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, क्योंकि उनको क्लियरली डिफाइन करा जाता है जॉब, ठीक है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में। सो देयर आर नो चांसेस, कोई चांस नहीं रहता कि सेम वर्क परफॉर्म किया जा रहा हो दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से प्रॉपर यूज़ होता है मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का, अवॉइडेंस होता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का, ठीक है, समझ आया, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हेल्प्स इन कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब अवॉइडेंस होगा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का तो उसकी वजह से हम ना हमारा कन्फ्यूजन होगा ना हमारा वेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्यू चांसेस रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम चांसेस रह जाते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का, क्योंकि जॉब असाइन किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल का, क्योंकि उन्हें क्लियरली डिफाइन करा जाता है जॉब में, इन जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिफाइन द जॉब इन जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में उन्हें अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया जाता है उनकी जॉब के बारे में। तो इस वजह से सेम काम करने का उनको कोई चांस ही नहीं रहता। नाउ नेक्स्ट, एडॉप्टेशन ऑफ चेंज। जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का वो अलाउ करता है बिजनेसमैन को कि वो अकोमोडेट करें चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। कह रहा है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो एकोमोडेट मतलब एक्सेप्ट कर सके जो चेंज आ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, ठीक है। इट अलाउ, ये और अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कि वो मॉडिफाइड रहे टाइम टू टाइम, इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट द मैनेजर लेवल टू सेव द वे ऑफ स्मूथ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और जो मैनेजर लेवल है उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप रहे ताकि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सके, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो अलाउ करता है बिजनेसमैन को कि वो एक्सेप्ट करे, एकोमोडेट करे जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे सराउंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबल है ही नहीं, चीज़ें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजिंग उसमें हेल्प करता है फ्लेक्सिबल रखने में। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप मार्केट में सफ़र नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आगे क्या लिखता है, इट अलाउज, ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कि वो मॉडिफाइड रहे और जो मैनेजर लेवल है उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप बना रहे ताकि स्मूथ फ्लो हो सके ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ना ऑर्गेनाइजिंग, पहले तो इसको ऑर्गेनाइजेशन मत पढ़ना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेबल जॉब्स अंडर वन डिपार्टमेंट। हमने कई बार ऊपर भी पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉलर सिमिलर को और रिलेटेबल जॉब्स को एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। वही कह रहा है कि आप ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से सिमिलर ग्रुप को, सिमिलर जॉब, रिलेटेबल जॉब्स को एक डिपार्टमेंट में डालोगे, विच लीड्स टू, जिसकी वजह से क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट होगा। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट मतलब एक जैसा एफर्ट होगा सबका, हार्मनी होगी काम के अंदर। कह रहा है द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। और क्या ध्यान में रखते हैं कि हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना है। विद ऑल दिस, इन सब के साथ मैनेजमेंट जो होता है वो आसान बन जाता है और इफ़ेक्टिव बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करवाने में, क्योंकि सब पैरेलली काम कर रहे हैं, हमारे एक रिलेशन है हर लेवल के, ठीक है ना। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कह रहा है कि जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, प्रॉपरली डिवीजन होगा काम का, ठीक है, डिपार्टमेंट्स का, तो
तो कंपनीज ईजिली मीट कर सकेंगी चैलेंजेस को, फुलफ़िल कर सकेंगी जो उनके चैलेंजेस हैं, एंड एक्सपेंड कर सकेगी उनकी कैटेगरीज एक्टिविटीज़ को इन अ प्लान मैनर। ठीक है, एक्सपेंड कर सकेगी एक्टिविटीज़ को एक प्लान्ड मैनर में। बोला है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक्सपेंड कर सके एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इसका क्या मतलब है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेट मतलब अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाना, बांटना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का। डेलीगेशन मतलब ट्रांसफ़र। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स आप अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो एक ऑर्गेनाइजिंग का डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कह रहा है बाय डेलीगेटिंग, बांटने से जो रूटीन वर्क है मैनेजर का वो कंसंट्रेट हो जाता है डेवलप न्यू मेथड्स। जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम अपनी अथॉरिटी को, समझने वाली बात है, कह रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, तो कह रहा है बाय डेलीगेटिंग द रूटीन वर्क, जब आप रूटीन वर्क को डेलीगेटिंग करते हो, मैनेजर कैन कंसंट्रेट टू डेवलप ऑफ न्यू मेथड। तो वहाँ पर भाई जो मैनेजर है उसको इतना टाइम मिलता है कि वो कंसंट्रेट कर सके न्यू मेथड पर। ठीक है, वो और चीज़ों से हटा के अपना दिमाग न्यू मेथड की तरफ लगा पाता है। ये इसका कहने का मतलब ये है, सारी पावर अथॉरिटी अपने पास ही रख लोगे तो न्यू चीज़ को आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, न्यू चीज़ को आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप उलझे रहोगे कामों में। तो वहीं पे कह रहा है कि भाई आप अगर डेलीगेशन कर रहे हो, अपनी अथॉरिटी को बांट रहे हो, सबको थोड़ा थोड़ा काम दे रहे हो, ठीक है, ये भाई यहाँ पर मैनेजर बैठा है एंड वो अपने काम को डेलीगेट कर रहा है, बांट रहा है। इसने अपनी अथॉरिटी को 4 टुकड़ों में कर लिया। ठीक है, 4 लोग को दे दिया अपना काम, अपनी अथॉरिटी। अब यहाँ से वो नीचे और 4 लोग को काम चला रहे हैं। तो क्या हुआ, उसका काम ईज़ हो गया, उसका काम आसान हो गया। ठीक है, वही वो कह रहे हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का, और डेलीगेशन करने से रूटीन वर्क का जो मैनेजर है वो कंसंट्रेट कर सकता है, जिसकी वो कुछ न्यू मेथड्स को डेवलप कर सके। कह रहा है एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, काम को परफॉर्म करने के न्यू मेथड बना सकता है। बोल रहा है इट गिव्स देम टाइम टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी। भाई उसको न्यू टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने का भी टाइम मिलता है। एंड एरियाज़ फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, एंड ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देने का टाइम मिलता है मैनेजर को जहाँ से वो कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान दे सके। ठीक है, ऐसे एरिया पर ध्यान दे सके जहाँ पर कंपनी की ग्रोथ हो। डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, डेलीगेशन से सिर्फ मैनेजर का वर्कलोड ही नहीं घटता, लेकिन बट ये हेल्प करता है मैनेजर को कि वो यूज़ कर सके एंड रियलाइज़ कर सके फुल पोटेंशियल एंड मोर क्रिएटिव। ठीक है, ये था आपका डेलीगेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ना फिर एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। भाई हमने पढ़ा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू हमें स्पेशलाइजेशन मिलती है। कैसे? भाई हम काम को लोग बाग को टुकड़ों में डिवाइड करके देते हैं, एक काम एक ही आदमी को नहीं देते, पूरा सारा काम भाई तू ही कर, हम उनको काम को बांट देते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन और उनको रिपीटेटिवनेस की वजह से उनको एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है, उस काम में स्पेशलाइजेशन होती है। तो हमें कैसे वर्कर मिलते हैं, हमें स्पेशलाइज्ड वर्कर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद था क्लैरिटी इन वर्क
वर्किंग रिलेशनशिप। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करता है कि व्हाट ऑल, कितना सब और कितना पावर अथॉरिटी इंजॉय करेगा इंडिविजुअल और मैनेजर, अलग अलग इंडिविजुअल और अलग अलग मैनेजर्स। ठीक है, हर मैनेजर को नो होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है, किसको उन्हें काम देना है, whom he can give ऑर्डर, किसको उन्हें काम देना है और किससे उन्हें रिसीव करना है ऑर्डर। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजिंग, और इसकी वजह से हेल्प करती है एक हायरार्की ऑर्डर तैयार होने में, रिमूव करने में एम्बिग्यूटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन को के अंदर से एम्बिग्यूटी रिमूव करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। बोला ऑर्गेनाइजिंग के वजह से प्रॉपर यूज़ होता है मटेरियल्स का, फिनेंशियल का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, और अवॉइडेंस होता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का। एक ही काम सारे लोग कर रहे हैं उससे हम बचते हैं, कन्फ्यूजन से बचते हैं, और मिनिमाइज होता है मतलब कम से कम वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। बोला बहुत कम चांस, फ्यू चांस ही रहते हैं इस ऑर्गेनाइजिंग की वजह से कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इंडिविजुअल को क्लियरली डिफाइन होता है उसका काम, इंडिविजुअल को क्लियरली डिफाइन करा जाता है उसका काम कहाँ पे, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये लाइन। ठीक है, कोई चांस ही नहीं रहता कि एक ही काम को रिपीटेटिवली बार बार अलग अलग लोगों से करवाया जाए। एडॉप्टेशन ऑफ चेंजेस, बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो अलाउ करता है बिजनेसमैन को कि वो एक्सेप्ट कर सके जो बदलाव आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, और अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हो वो मॉडिफाई हो सके और मैनेजरियल लेवल के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप हो जिसके वजह से एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सके चीज़ों का। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बोला ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है भाई जो एक जैसे सिमिलर और मिलते जुलते काम हो उनको एक डिपार्टमेंट के रखे, विच लीड्स टू, जिसके वजह से यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट होता है, जिसके वजह से यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट होता है मतलब एक ही जगह पे सबकी एफर्ट लग रही है और हार्मोनी इन वर्क होता है। क्या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशन बिटवीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और ध्यान में रखता है कि हमें एक कोऑर्डिनेशन करके काम करना है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। ठीक है, विद ऑल दिस, इन सब की वजह से मैनेजमेंट ईजी बनता है और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव बनता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कह रहा है कि जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का और प्रॉपर डिवीजन करोगे काम का, डिपार्टमेंट का, तो कंपनी ईज़िली अपने चैलेंजेस को मीट कर पाएगी और अपने आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर पाएगी एज प्लान्ड मैनर में। ठीक है, लास्ट कि भाई डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जब आप डेलीगेट करोगे, ट्रांसफ़र करोगे अथॉरिटी को, तो वो एक क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बोला बाय डेलीगेशन, डेलीगेशन के थ्रू जो रूटीन वर्क है मैनेजर का, ठीक है, डेलीगेशन रूटीन वर्क बाय डेलीगेटिंग रूटीन वर्क, उसके वजह से मैनेजर जो है वो अपने न्यू मेथड्स को डेवलप कर पाता है। भाई उसने तो अपने रूटीन वर्क को ट्रांसफ़र कर दिया, लोग बाग अब वो काम करने लगे, अब वो क्या करेगा, अपने मेथड्स को डेवलप करेगा, न्यू मेथड्स को डेवलप करेगा। ठीक है, और वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब को डेवलप करेगा। कह रहा है इसके वजह से, डेलीगेशन की वजह से जो हमारे मैनेजर हैं वो इनोवेट कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, और एरियाज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, डेलीगेशन की वजह से ना ही सिर्फ काम का वर्कलोड कम होता है, बट वो हेल्प करता है यूज़ करने में और रियलाइज़ करने में फुल पोटेंशियल फॉर मोर क्रिएटिव वर्क।
ठीक है। नाउ अब इसको आप नोटिंग कैसे करोगे, पॉइंट्स में करना है पहली बात तो। पहली लाइन, एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क, ठीक है, एंड नॉट होल टास्क, ठीक है। सेकेंड लाइन में, ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, ड्यू टू दिस डिवीजन वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस, नहीं, ये आप यहीं तक लिखोगे, सेकेंड लाइन यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन आप बनाओगे यहाँ से, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टास्क अलाउज अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया, ठीक है, विच लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन। सेकेंड लाइन का भी कलर चेंज कर देता हूँ, ये सेकेंड लाइन है आपकी यहाँ से, ठीक है। नाउ सेकेंड, इसमें आप लिखोगे, ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली डिफाइंस व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी shall be enjoyed by different individuals or managers, ठीक है। सेकेंड, each manager knows very clearly to whom he can give order and from whom he has to receive the order। देखो, ज़रूरी नहीं है आप इसको सेम लिख के आओ, कोई सेम नहीं लिख सकता, बट जो पॉइंट है वो होने चाहिए, जो पॉइंटर्स हैं। अब जैसे इसमें क्या है, अब इसमें से आपको क्या कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करता है क्या, व्हाट एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इंजॉयड, ये वर्ड्स होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश तो ऊपर नीचे होती है, रोबोट नहीं है जो इंग्लिश बुक का उठा के लिख दोगे। अब नाउ ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू whom he can give order and from whom he can receive the order। ये लैंग्वेज अब तुम बना सकते हो, ठीक है ना। थर्ड लाइन, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एंड लिख सकते हो, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। एंड लास्ट लाइन, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हायरार्की, रिमूव्स एम्बिग्यूटी इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ड्यूटीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल, फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, पहली लाइन। अवॉइडेंस of duplication of work help in preventing confusions and minimize wastage of resources। ये सेकेंड लाइन हो गई। थर्ड, there are very few chances of duplication of work and overlapping of work because jobs assigned to different individuals by clearly define job in job description document, ठीक है। लास्ट लाइन, so there are no chances of same work performed by two of। अब इसमें यहाँ पर इतना लिखने की नीड नहीं है तुम्हें, बस यहाँ तक लिख सकते हो,
सो देयर इज़ नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। बस ठीक है। ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है। The process of organizing allows businessmen to accommodate the changes। accommodate की जगह आप लिख सकते हो accept। ठीक है, in the business environment। सेकेंड लाइन it allows, it की जगह लिख सकते हो आप organizing। organizing allows organization structure to be modified and नहीं, आप यहीं तक लिखो सेकेंड लाइन में इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू बी मॉडिफाइड। एंड थर्ड लाइन में आप लिखोगे इंटररिलेशनशिप अमंग्स द मैनेजर लेवल से लेके ट्रांजैक्शन तक। ठीक है, ये आप पूरा लिखो, ये आप पूरा लिखो क्योंकि इसमें ठीक है, इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखो, बस पॉइंटर्स बना लेना। एंड इसे भी आप पूरा ही लिखोगे, बस पॉइंटर्स में लिखना। नेक्स्ट अब हम जो करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से अब आपका मेन पार्ट चालू हो जाएगा जो थोड़ा वेटेज रखता है।